हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज हम एकीकृत चिट्ठा एवं लाभानी के विवरण के अंतर्गत हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में देखेंगे अंतः कंपनी व्यवहार और स्टॉक पर न वसूले हुए लाभ की गणना किस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते समय करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें दे रखा है। एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड के 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 12,000 इक्विटी अंश 1,70,000 रुपये की लागत पर 1 अक्टूबर 2018 को खरीदे। 31 मार्च 2019 का दोनों कंपनियों का चिट्ठा निम्न प्रकार से दे रखा है। ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है दोनों कंपनियों की। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल हमें दे रखे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 10 लाख के और डी लिमिटेड के 2 लाख के। फिर हमें दिया गया रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरल रिजर्व का 1 अप्रैल 2018 का अर्थात ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है। ये इसके अंदर अमाउंट है इसका 4,20,000 और 1 लाख। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2018, ये भी हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 90,000 और 40,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये करंट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,70,000 और 45,000। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें दिए गए हैं ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं 2,40,000 और 92,000 के। बिल्स पेबल हमें दिया गया है इसके अंदर 80,000 और 60,000 के। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल है इनका 20 लाख और 5,37,000। ये हमारा लाइबिलिटीज साइड का बैलेंस शीट का टोटल। अब हम देख रहे हैं एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला हेड है हमारा फिक्स एसेट, जिसमें टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स में 2 एसेट्स अपने को दी गई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दी गई है 4 लाख की और 1 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी दिए गए 5 लाख के और 1 लाख के। इसके पश्चात इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर गुडविल दी गई है इसके अंदर 3 लाख की और 70,000 की। इसके पश्चात नॉन करंट जो है इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं इसके अंदर 2 लाख के जो है ये इन्वेस्टमेंट इसके दिए गए हैं। इसके पश्चात इन्वेस्टमेंट 2 लाख के हैं। इसके बाद में करंट एसेट्स के अंदर हमें इन्वेंट्रीज में दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,40,500 का। फिर हमें ट्रेड रिसीवर्स दिए गए हैं, जिसमें ट्रेड डेटर्स दिए गए हैं हमें 3 लाख के और 1,34,500 के। उसके पश्चात BR दिए गए हैं हमें 20,000 के और 30,000 के। कैश एंड इक्विवेलेंट कैश दे रखा है हमें, कैश एट बैंक दे रखा है 60,000 और 50,000 का। और कैश इन हैंड दे रखा है हमें 20,000 और 12,000 का। ये बैलेंस शीट हमें इस प्रकार से दोनों कंपनियों की दी गई है। आगे सूचना में कहा गया है एम लिमिटेड के देनदारों और प्राप्य बिलों में क्रमशः 50,000 और 16,000 रुपये की रकमें डी लिमिटेड द्वारा दिए हैं। डी लिमिटेड के स्टॉक में एम लिमिटेड से खरीदा हुआ 20,000 रुपये का माल सम्मिलित है, जिसमें बाद वाली कंपनी द्वारा लागत पर 25% की दर से चार्ज किया गया लाभ सम्मिलित है। 31 मार्च 2019 को एकीकृत चिट्ठा तैयार करना है और अपनी कार्य प्रणाली का खुलासा रूप में दिखाना है। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रश्न के अंदर जो 2 कंपनियां हैं, एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड के 10 रुपये वाले अंकित मूल्य वाले 12,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,70,000 रुपये की लागत के अंदर। एम लिमिटेड यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी है, डी लिमिटेड यहाँ पर सहायक कंपनी है। जो सहायक कंपनी है उसकी हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख की। इस 2 लाख को हम 10 रुपये से डिवाइड करेंगे तो अंशों की संख्या आ जाएगी हमारे पास में 20,000। 20,000 अंशों की संख्या में से इन्होंने खरीद रखे हैं 12,000 शेयर्स। पहले तो हम इस प्रकार से इनका जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे, जो कि आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। हम नीचे जो है यहाँ पे ये वर्किंग नोट जो है हमारे, सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम इस वर्किंग नोट को देखेंगे। तो देखिएगा पहला क्या है हमारा, पार्ट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। एम लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स में से, 20,000 शेयर में से। तो कितना प्रतिशत हो गया, 60% शेयर जो है वो खरीद रखे हैं। तो 60% तो किसके पास में है, होल्डिंग कंपनी के पास में है। और माइनॉरिटीज़ का शेयर जो आ गया वो 40% जो है वो माइनॉरिटीज़ का शेयर आए। सबसे पहली चीज़ हम जो है इसके अंदर कितना परसेंट शेयर्स खरीद रखा है, होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज और माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज जो है वो उसको ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रश्न में निकला है हमारा 60% और 40%।
दूसरा, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन टाइम। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन टाइम के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च 2019 की दे रखी है। अंश अधिग्रहण की तिथि दे रखी है 1 अक्टूबर 2018 की, और वर्ष के प्रारंभ की तिथि है 1 अप्रैल 2018। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक के, अर्थात 6 महीने जो है वो अंश अधिग्रहण से पूर्व के हैं, और 6 महीने जो है हमारे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के जो हैं वो अंश अधिग्रहण के बाद के हैं। तो हम अंश अधिग्रहण का पूर्व और अंश अधिग्रहण के बाद के समय की गणना इस प्रकार से हम करें। इसके पश्चात हमारे पास में जो लाभ दे रखा है ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 40,000 का है। उसके पश्चात हमें दे रखा है यहाँ पे जो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें इसके अंतर्गत दे रखा है 45,000 का। जो हमारी सहायक कंपनी है, उस सहायक कंपनी का जो लाभ है वो करंट ईयर का प्रॉफिट 45,000 का जो हमें दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, अंश अधिग्रहण से पूर्व और अंश अधिग्रहण की बाद की अवधि में बांटना है। तो ये अवधि हमारी जो है वो अनुपात हमारा कितना आया था, 1:1। तो 1:1 के रेशियो में हम इसको बांट देंगे, तो हमारे पास में 22,500 अंश अधिग्रहण से पूर्व के और 22,500 ये अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे इसके अंदर नेटवर्थ की गणना। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ डी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2009। इसके लिए डी लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में दे रखी है उसको लिया जाएगा 2 लाख रुपए। फिर हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व दे रखा है डी लिमिटेड का 1 अप्रैल 2018 का 1 लाख रुपए। फिर हमें बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2018 का डी लिमिटेड का हमें बैलेंस दे रखा है 40,000 का। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि अभी हमने ऊपर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है वो आ गया था हमारा 22,500। नेटवर्थ आ गई है यहाँ पर हमारी 3,62,500, 3,62,500। नेक्स्ट, नेटवर्थ की गणना करने के पश्चात हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डी लिमिटेड, इन्होंने ये जो शेयर्स खरीदे हैं वो 1,70,000 के खरीदे हैं, और नेटवर्थ में इनका हिस्सा, नेटवर्थ कितनी है 3,62,500, उसका अंदर 60% हिस्सा होल्डिंग कंपनी का है। तो 60% हम 3,62,500 का 60% निकालते हैं तो वो अमाउंट आता है हमारा 2,17,500। यदि हमारा क्या है, नेटवर्थ में हिस्सा अधिक है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कम है, नेटवर्थ में हिस्सा अधिक आ रहा है 2,17,500 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो कम है, तो अंतर की राशि क्या कहलाएगी, हमारी कैपिटल रिजर्व कहलाएगी, जो अमाउंट आ रहा है हमारा 47,500, 47,500। क्या है हमारा, नेटवर्थ में शेयर अधिक है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, कम है, इसलिए अंतर की राशि 47,500 कैपिटल रिजर्व होगा। इसके पश्चात निकालेंगे हम माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, नेटवर्थ के अंदर 40% शेयर हमने ऊपर निकाल लिया है कि माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट 40% है इस कंपनी के अंदर। तो नेटवर्थ के अंदर हम 40% हिस्सा लेंगे, डी लिमिटेड की जो नेटवर्थ है वो 1,45,000 आ जाएगा अमाउंट। फिर हमें लेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, लेंगे हम 40% शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे 9,000 का। वो कैसे आएगा, जो हमारा 22,500 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उस 22,500 के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना है, 40% को निकालना है, जो कि हमारा अमाउंट आ जाएगा 9,000 रुपीज़ का। इस तरह से हमारे पास में माइनॉरिटीज शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट आएगा हमारा 1,54,500 का। इसके पश्चात कैलकुलेट करेंगे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की गणना करने के लिए हमारे पास में जो होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी का हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2018 को जो एम लिमिटेड है उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है 90,000, उस 90,000 को लिया जाएगा। फिर करंट ईयर प्रॉफिट हमें एम लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी का दे रखा है, वो अमाउंट है 1,70,000, उसको लिया जाएगा। उसके पश्चात जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाला था हमने, किसका, सहायक कंपनी डी लिमिटेड का निकाला था, उस डी लिमिटेड के 22,500 के अंदर
60% अमाउंट निकाल लिया जाएगा, जो कि अमाउंट आ जाएगा हमारा 13,500। इस तरह से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे आया 2,37,500। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, चूंकि यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट भी है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर हमें कि डी लिमिटेड के स्टॉक में, डी लिमिटेड कौन है यहाँ पे, सहायक कंपनी के स्टॉक में एम लिमिटेड से खरीदा हुआ माल 20,000 रुपये का माल सम्मिलित है। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा है तो हमें क्या करना है, एकीकृत लाभ की गणना करते समय जो स्टॉक है उस स्टॉक में सम्मिलित नए वसूले हुए लाभ को हमें यहाँ पे लेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में स्टॉक जो है वो कितना बचा है, 20,000 का। इस 20,000 के अंदर कितना परसेंटेज लाभ सम्मिलित है, 25%। और यहाँ पर ये लाभ जो है वो लागत मूल्य पर दे रखा है और हमें किस पे निकालना है, इसको विक्रय मूल्य पर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 25/125। दोबारा देखिएगा स्टूडेंट, सूत्रधारी कंपनी ने यदि सहायक कंपनी को माल बेचा है और माल जो है वो बिकने से रह गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, स्टॉक में सम्मिलित नए वसूल हुए लाभ की गणना करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है उसके अंदर जितना लाभ सम्मिलित है उसको हम निकालेंगे। लाभ का प्रतिशत चूँकि लागत पर दे रखा है, कल मैंने अपने PDF में इसके संबंध में आपको बताया था कि यदि लाभ का प्रतिशत हमें विक्रय मूल्य पर दे रखा है और यदि लाभ का प्रतिशत हमारा लागत मूल्य पर दे रखा, तो यहाँ पे लागत मूल्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से इसको निकालेंगे और ये हमारा नए वसूल हुआ लाभ जो है वो 4,000 का आ जाएगा। इस 4,000 के नए वसूल हुए लाभ को जो है हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, तो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो अमाउंट आ जाएगा 2,69,500। तो स्टूडेंट्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने से पहले हमने पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तक की ये समस्त गणनाएं कर ली हैं। इसके पश्चात अब हम देखिएगा बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड के अंदर अब हमें किसका लेना है, केवल होल्डिंग कंपनी की कैपिटल लेनी है। होल्डिंग कंपनी की कैपिटल जो कि 1 लाख शेयर्स हैं हमारे, 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपये वाले में 10 लाख को दिखा दिया जाएगा। इसके बाद कैपिटल रिजर्व आया है हमारा ऑन कंसोलिडेशन पे, जो कि हमने निकाला था 47,500, उसको दिखा दिया जाएगा। इसके पश्चात जो है हमारे को यहाँ पे लेना है कैपिटल जनरल रिजर्व जो है वो प्रश्न के अंदर होल्डिंग कंपनी का दे रखा हमें 4,20,000 का, उसको ले लिया जाएगा। इसके पश्चात हमारे को लेना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो कि हमने निकाला है अभी 2,69,400 का जो है इसको ले लिया जाएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स उसको जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे 2,69,500 को। इसके पश्चात देखिएगा अब हम जो है यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटीज जो है हमारे को लेनी है। इसके अंतर्गत हमारे पास में देखिएगा ट्रेड पेबल्स हमें दे रखे हैं। यहाँ ट्रेड पेबल्स की गणना करने के लिए देखिएगा किस प्रकार से हम पहले माइनॉरिटीज इंटरेस्ट दिखाना, हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला है 1,54,000 का, तो हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को दिखा देंगे। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट के बाद में अब हमारे पास में ट्रेड पेबल्स में दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम होल्डिंग और सहायक कंपनी दोनों का पहले क्रेडिट जो है हम इनके दायित्वों को जोड़ेंगे, तो 2,40,000 प्लस 92,000, 2,40,000 प्लस 92,000 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे से कितने एम लिमिटेड ने देनदारों में कितने शामिल हैं 50,000, तो माइनस हम कर देंगे 50,000 और शेष बचा हुआ 2,82,000 इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। फिर हम लेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दोनों जोड़ लेंगे हम 80,000 प्लस 60,000 माइनस कर देंगे जो हमारे बिल्स पेबल है यहाँ पे दोनों के द्वारा लिखे गए 16,000, ये इसको से लेस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में रखना है कि ये डेटर्स और क्रेडिट जो बिल्स पेबल्स हैं ये हमारे क्या करना, हमें लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में कम करने हैं और एसेट्स में हम इस राशि को जो 50,000 और 16,000 बिल्स पेबल किए उनको हम एसेट्स में से कम करेंगे।
अब हम देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड के अंदर हमारे पास में टेंजिबल एसेट्स में हमने लैंड एंड बिल्डिंग है, दोनों की जोड़ लेंगे, 4+1 5 लाख की हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट एंड मशीनरी दोनों के जोड़ लिए जाएंगे, 5+1 6 लाख के हो जाएंगे। इसके पश्चात जो है हमारे को इसके अंदर दे रखा है गुडविल दे रखा है। गुडविल के अंतर्गत 3,70,000, ये 3,70,000 दिखा दिया जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंतर्गत देखिएगा हमारे जो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट हैं, उस 2 लाख में हमने इनके जो शेयर्स खरीद रखे थे वो 1,70,000 के हैं। यहाँ पे अंतर है, देखिएगा कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख के हैं और ऊपर जो यहाँ पर डी लिमिटेड के इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो 1,70,000 के हैं। तो शेष बचे 30,000 के इन्वेस्टमेंट इनके अदर उसके अंदर है, इसलिए 30,000 इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। फिर इसके पश्चात इन्वेंट्रीज हम लेंगे, दोनों की स्टॉक को जोड़ा जाएगा, 2 लाख + 40,500 माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 का जो है उसको इसमें से लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद चार्ट हम बनाएंगे ट्रेड रिसीवल्स। इसमें हमारे पास में डेटर्स हैं, दोनों के टोटल कर लिया जाएगा, 3 लाख + 1,34,500 माइनस जो मैंने बताया ऊपर कि हमें क्रेडिटर्स में से भी हमने 50,000 कम कराएं, अब देनदार में से भी हम 50,000 को कम कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बचेंगे हमारे पास में 3,84,500। BR को लेंगे हम 20,000 + 30,000 माइनस 16,000 कर दिया जाएगा, तो 34,000 जो है ये हमारे बिल्स रिसीवल्स आ जाएंगे। फिर है हमारे पास में कैश एंड इक्विवेलेंट कैश जो है उसमें कैश एट बैंक दोनों को जोड़ लिया जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा, 60,000 + 50,000 हम जोड़ेंगे, कैश इन हैंड को जोड़ेंगे 20,000 + 12,000 तो 32,000 का ये आ जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल हमारा आ जाएगा 22,97,000, 22,97,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स, ये हमने देखा है कि किस प्रकार से हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते समय हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना है, वर्किंग नोट, जो कि हमें ये नीचे हमने वर्किंग नोट लिया है, इस वर्किंग नोट की सारी कैलकुलेशन हमें स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैंने पहले PDF में थ्योरी में बता रखे हैं आपको, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमें ये सारे कैलकुलेशन करने हैं। और उसके पश्चात जो है ये बैलेंस शीट जो है हम होल्डिंग कंपनी की ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम दोनों ही कंपनियों के जो है संपत्ति और दायित्व, शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल को छोड़कर जो हमारे और चीज़ें हैं हम उनको जो है वो शामिल इसके अंतर्गत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।